तो परली आँख किस शैली के चित्रों की विशेषता है? तो परली आँख दोस्तों अभ्रंश शैली के चित्रों की विशेषता है। परली आँख अभ्रंश शैली। देखिए, परली आँख अभ्रंश शैली या जैन शैली की मुख्य विशेषताओं में से एक है। ठीक है, तो परली आँख दोस्तों अभ्रंश शैली या जैन शैली की मुख्य विशेषताओं में से एक है, क्योंकि इस चित्र में चेहरे का पूरा हिस्सा ना होने के बावजूद भी, चेहरे का पूरा हिस्सा नहीं है लेकिन दूसरी आँख जरूर है। ठीक है, तो परली आँख यही है दोस्तों, चेहरे का पूरा हिस्सा ना होने के बावजूद भी दूसरी आँख को पूरा चित्रित किया जाता है। अभ्रंश शैली में रेखाएं कोणात्मक प्रभाव उत्पन्न करती हैं। इस शैली के प्राचीनतम चित्र श्वेतांबर जैन संप्रदाय की निषत्चूड़ी पुस्तक, जिसकी रचना 1100 ईस्वी में हुई है। तो क्या समझा आपने? तो ये समझा कि ये परली आँख जो है दोस्तों, ये चेहरे का पूरा हिस्सा नहीं है, फिर भी दूसरी आँख का पूरा चित्र है, मतलब दूसरी आँख पूरी तरह से चित्रित की जाती है। यहाँ देखिए, अभ्रंश शैली में रेखाएं कोणात्मक प्रभाव उत्पन्न करती हैं। कैसी रेखाएं कैसा प्रभाव उत्पन्न करती हैं? तो दोस्तों कोणात्मक। ठीक, इस शैली के प्राचीनतम चित्र श्वेतांबर जैन संप्रदाय की निषत्चूड़ी ठीक पुस्तक, जिसकी रचना 1100 ईस्वी में हुई है। आगे देखते हैं। सर्वप्रथम स्थिर चित्र मिलता है तो जैन चित्रों में। स्थिर चित्र कहाँ मिलते हैं दोस्तों? तो जैन चित्रों में, ये याद रहे। सर्वप्रथम स्थिर चित्रण जैन चित्र में मिलता है। भारत में कागज पर चित्रण का सर्वप्रथम इसी शैली, मतलब कागज पर प्रयोग सबसे पहले इसी में शैली में किया गया था। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो स्थिर चित्रण है वो कहाँ मिलता है? जैन चित्रों में। सर्वप्रथम स्थिर चित्रण जैन चित्र में मिलता है। ठीक, स्थिर चित्रण जैन चित्र में मिलता है। भारत में कागज पर चित्रण सर्वप्रथम इसी शैली में किया गया था। तो भारत में कागज पर चित्रण किस शैली में किया गया था? तो जैन शैली के चित्र ही बने थे आपके। ठीक, कागज पर, जैन शैली के चित्र ही कागज पर बने थे। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। अभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग बने हैं। अंग प्रत्यंग स्थिर एवं जकड़े हुए। तो स्थिर चित्रण है दोस्तों, स्थिर चित्रण है। ठीक, स्थिर चित्रण कहाँ मिलता है? तो स्थिर चित्रण आपका जैन में मिलता है, और जैन को ही कह रहा है स्थिर एवं जकड़े हुए। अभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग बने हैं, तो कैसे? स्थिर एवं जकड़े। आगे, अपभ्रंश शैली को गुजरात शैली कहते हैं, जैन शैली कहते हैं, पुस्तक शैली भी कहते हैं, पश्चिम भारतीय शैली व प्राकृत शैली भी कहा जाता है। प्राकृत या प्राकृत। तो देखिए क्या कहते हैं, अभ्रंश शैली को क्या कहते हैं दोस्तों? गुजरात शैली कहते हैं, जैन शैली कहते हैं, पुस्तक शैली कहते हैं, पश्चिम भारतीय शैली कहते हैं, प्राकृत शैली भी कहते हैं। किसको? अभ्रंश शैली को। आगे, इस शैली में सीमा रेखाएं काली स्याही से बनी होती हैं या बनाई गई हैं। प्रत्येक स्थान पर रेखाएं एक सी मोटाई लिए हैं। तो प्रत्येक स्थान पर रेखाएं कैसी हैं? एक ही मोटाई की हैं। इसमें लोच का अभाव है। मुद्राओं में जकड़न होते हुए भी गति परिलक्षित होती है। तो देखिए, यहाँ कह रहा है कि इस शैली में सीमा रेखाएं काली स्याही से बनाई गई हैं। प्रत्येक स्थान पर रेखाएं एक सी मोटाई लिए हैं, मतलब रेखाओं की मोटाई कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं है। ठीक, ऐसे नहीं है, एक सी मोटाई है, जिनमें लोच का अभाव है। ठीक है दोस्तों, मुद्राओं में जकड़न होते हुए भी गति परिलक्षित होती है। आगे देखिए, इनमें से कौन असंबद्ध है? तो चौर पंचशिका है। क्यों है? सुरसुंदरी कहा, त्रिषष्टि शलाका, पुरुष चरित्र व कथा सरित सागर,
उत्तर मध्यकालीन साहित्य के चित्रकला संबंधी ग्रंथ हैं। तो कौन कौन से दोस्तों? सुर सुंदरी कहा, त्रिषष्टि शलाका, पुरुष चरित्र व कथा सरित सागर, ये उत्तर मध्यकालीन साहित्य के क्या हैं? ग्रंथ हैं, चित्रकला संबंधी ग्रंथ हैं। जबकि चौर पंचशिका ये जैनेतर शैली की सचित्र पोथी है। ये सचित्र पोथी है और ये सारे क्या हैं दोस्तों? ग्रंथ हैं। कब के? उत्तर मध्यकालीन साहित्य के। और ये आपकी पोथी है, पोथी। ठीक, आगे देख लेते हैं। पंचशिका का शाब्दिक अर्थ क्या है? 50 श्लोकों का संग्रह। ठीक, 50 श्लोकों का संग्रह। चौर पंचशिका कविराज विल्हड़ और उनकी प्रेयसी चंपावती की प्रणय लीला का आलेखन है। चौर पंचशिका क्या है? कवि बिल्हड़ और उनकी प्रेयसी चंपावती की प्रणय लीला का आलेखन है। अब देखिए, यहाँ कह रहा है पंचशिका का अर्थ क्या है? 50 श्लोकों का संग्रह। और चौर पंचशिका कविराज बिल्हड़ और उनकी प्रेयसी चंपावती की प्रणय लीला का आलेखन है। ओके दोस्तों, आगे उदयगिरी खंडगिरी की गुफाएं किस काल की हैं? तो शुंग काल की हैं दोस्तों। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं शुंग काल की हैं। शुंग काल के समकालीन खारवेल शासक ने उदयगिरी खंडगिरी की पहाड़ियों को कटवाकर जैन भिक्षुओं के आवास के लिए गुहा विहार बनवाए थे। तो शुंग काल के समकालीन खारवेल शासक उदयगिरी तथा खंडगिरी की पहाड़ियों को कटवाकर जैन भिक्षुओं के आवास के लिए गुहा विहार बनाए थे। ये गुफाएं भुवनेश्वर उड़ीसा के पास हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या हमने समझा? हमने जाना ये उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं किस काल की हैं? तो शुंग काल की हैं। यहाँ पर ये चीज़ है, शुंग काल के समकालीन खारवेल शासक। कौन? खारवेल शासक ने उदयगिरी तथा खंडगिरी की पहाड़ियों को कटवाकर जैन भिक्षुओं के आवास के लिए गुहा विहार बनवाया। ये गुफाएं भुवनेश्वर उड़ीसा में हैं। ठीक है, उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं के पास ही हाथी गुम्फा अभिलेख तथा रानी गुम्फा अभिलेख है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं। ओके दोस्तों, क्या कि खंडगिरी और उदयगिरी के पास हाथी गुम्फा अभिलेख और रानी गुम्फा अभिलेख है। रानी गुम्फा अभिलेख 2 तल का बना हुआ है, 2 तले हैं इसमें, मतलब फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर। उदयगिरी गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो रानी गुम्फा अभिलेख 2 तल है और उदयगिरी गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं। अगला, उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं, उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के विदिशा नामक स्थान से 4 किलोमीटर की दूरी पर हैं। उदयगिरी नामक पहाड़ियों को काटकर गुफा के अंदर मूर्तियों को बनाया गया है। ये गुफाएं हिंदू तथा जैन धर्म दोनों से संबंधित है, किंतु विशेष रूप से क्या है? जैन धर्म से संबंधित। तो दोस्तों कह रहा है उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के विदिशा नामक स्थान से 4 किलोमीटर की दूरी पर हैं। उदयगिरी नामक पहाड़ियों को काटकर गुफा के अंदर मूर्तियों को बनाया गया है। ये गुफाएं हिंदू तथा जैन धर्म दोनों से संबंधित हैं, किंतु जैन धर्म से विशेष रूप से संबंधित है। ठीक है, आगे देखिए, जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस सचित्र पोथी में चित्रित हैं? तो चित्रकल्पद्रुम। जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस सचित्र पोथी में हैं दोस्तों? तो चित्रकल्पद्रुम। ठीक, आगे देख लेते हैं, तालपत्र पर अंकित कल्पसूत्र तथा काल काचार्य कथा। तो कल्पसूत्र तथा कार्य काचार्य कथा। आप ये कहिए कालकाचार्य कथा, कल्पसूत्र या कालकाचार्य कथा के आधार पर निर्मित पार्श्वनाथ, नेमिनाथ
और ऋषभनाथ। कौन कौन दोस्तों? पार्श्वनाथ, नेमिनाथ और ऋषभनाथ तथा अन्य 20 तीर्थंकर महात्माओं के दृष्टांत चित्र जैन कला के सर्वाधिक प्राचीन उदाहरण हैं। कौन कौन दोस्तों? कल्पसूत्र तथा कालकाचार्य कथा के आधार पर निर्मित पार्श्वनाथ, नेमिनाथ और ऋषभनाथ तथा अन्य 20 तीर्थंकर महात्माओं के दृष्टांत चित्र जैन कला के सर्वाधिक प्राचीन उदाहरण हैं। आगे, जैन धर्म से संबंधित अन्य पुस्तकें नेमिनाथ चरित्र, अंगसूत्र, त्रिषष्टि शलाका, पुरुष चरित्र, उत्तराध्ययन आदि हैं। तो कौन कौन सी हैं दोस्तों? जैन धर्म से संबंधित अन्य पुस्तकें नेमिनाथ चरित्र, अंगसूत्र, त्रिषष्टि शलाका, पुरुष चरित्र, उत्तराध्ययन है। आगे, अन्य विषयों से संबंधित पुस्तकें बाल गोपाल, स्तुति, दुर्गा सप्तशती, बाल गोपाल स्तुति, दुर्गा सप्तशती, रति रहस्य, मार्कंडेय पुराण और चौर पंचशिका हैं। देखिए, कह रहा अन्य विषयों से संबंधित पुस्तकें कौन कौन सी हैं? बाल गोपाल स्तुति, दुर्गा सप्तशती, रति रहस्य, मार्कंडेय पुराण, चौर पंचशिका है। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, प्राचीन बौद्ध कला पर प्रकाश डालने वाले इतिहासकार तारानाथ थे, तो तिब्बती थे। ठीक, देखिए 16वीं शताब्दी में तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने बौद्धकालीन शैलियों पर प्रकाश डाला। कौन दोस्तों? लामा तारानाथ ने बौद्धकालीन शैलियों पर प्रकाश डाला 16वीं शताब्दी में। तारानाथ ने आरंभिक बौद्ध काल के 3 शैलियाँ मानी। तो बौद्ध काल की तारानाथ ने कितनी शैलियाँ मानी? 3, जो है देव, यक्ष, नाग। ठीक है दोस्तों, देव शैली मगध राज्य के आधुनिक बिहार प्रांत में प्रचलित थी। यक्ष शैली अशोक के शासनकाल के समय प्रचलित थी तथा नाग शैली दोस्तों, इसका प्रचलन नागार्जुन नामक दार्शनिक के समय हुआ। तो देखिए, नाग है तो नागार्जुन हो गया, देव शैली मगध, यक्ष अशोक के शासनकाल के समय। ठीक है दोस्तों,